हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OHS गुरु पर। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है HSC ऑफिसर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। इस सीरीज की वीडियो एक पार्ट 1 पहले बन चुकी है, ये पार्ट 2 है और इसके बाद पार्ट 3 एंड 4 भी लेके आने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि HSC ऑफिसर से जुड़े कुछ इंटरव्यू में कुछ जाने वाले सवाल एंड जवाब एंड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल इम्प्रूव करेगी। तो पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन वेरी कॉमन क्वेश्चन है और जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। इसमें इंटरव्यूअर जो है वो कैंडिडेट्स की कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंसी लेवल को चेक करने के लिए अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको और वेरी कॉन्फिडेंटली आंसर्स देना है, अपने बारे में बताना है और अपनी क्वालिफिकेशन एंड अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। एक थैंक्स नोट के साथ स्टार्ट करें। तो देखें, इसका आंसर होगा, थैंकिंग फॉर योर इनवाइटिंग मी फॉर द इंटरव्यू ऑफ द पोस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स। माई नेम इज़ श्याम, आई एम फ्रॉम इंडिया। अबाउट माई क्वालिफिकेशन, आई अर्न a graduate degree in science. Or I am a graduate engineer. I have completed my OHS and I was managing safely in year 2015. I am also a certified first aider and fire warden. I have 6 years of experience in safety field and built up a skill and knowledge that is strong match for this post. So आपको जस्टिफाई करना है कि आप क्यों इस जॉब के लिए फिट हैं, उसी के अकॉर्डिंगली अपने बारे में डिस्क्राइब करने हैं और वेरी कॉन्फिडेंटली आपका आंसर देना है। चलिए तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू चूज अ करियर इन सेफ्टी। इसका आंसर है, आपको देना है कि आप सेफ्टी को क्यों सेलेक्ट किया, आपने क्यों करियर आप देखते हैं अपने इन सेफ्टी में। So I wanted a career that had a meaning. Being a safety officer, I am ensuring that the people on job site go home safely every day is very rewarding. Question number 3, what are the most important skills and quality needed to be a safety officer? सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज होनी चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के अंदर। सो इसका आंसर है, सेफ्टी ऑफिसर मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, इन्फ्लुएंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड बी एबल टू एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ सेफ्टी इन ए कॉन्शियस एंड क्लियर मैनर टू द वर्कर। सेफ्टी ऑफिसर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए ताकि वो बोल्डली एंड कॉन्फिडेंटली डिलीवर कर सके अपने मैसेज को। इन्फ्लुएंसर स्किल्स होने चाहिए एंड जो बेनिफिट्स हैं सेफ्टी के उसको क्लियर तरीके से कन्वेंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। You must also work well under pressure on your own and within a team and be confident in training and delivering important information and skills. That's also a very important skills of the safety officer कि वो एक अंडर प्रेशर में काम कर सके, किसी भी तरह का प्रेशर हो, इमरजेंसी हो, सिचुएशन हो, उसको डील कर सके एंड देन कॉन्फिडेंटली ट्रेनिंग को डिलीवर कर सके। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज OHS, HSC और सेफ्टी प्लान। This OHS, HSC and safety all are same. So question here, the safety, health, safety, environment and safety plan. What is safety plan? A safety plan is a plan that outlines the safety measures and procedures implemented in a workplace. It is also designed in accordance with the legislative requirements covering the roles and responsibility of the staff, the emergency action plan and so forth. Health and safety plan क्या है? Health and safety plan जो है वो डिटेल देता है, जो भी सेट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे सेफ्टी जो है प्रोजेक्ट कर कंपनी के मैनेज करना है, और ये जो है वो डेवलप होता है एक लेजिस्लेशन और कहते हैं लोकल और इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशंस के बेसिस पे एंड कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए। सो इसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमरजेंसी प्रोसीजर्स और सब थिंग्स जो है जो कि इसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जो कि इम्पोर्टेंट है साइट पे सेफ्टी को मैनेज करने के लिए। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ OHS प्लान। सेफ्टी प्लान के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। तो सेफ्टी प्लान के जो की एलिमेंट्स और की कंटेंट्स हैं, जिसमें पहला है प्रोजेक्ट डिटेल्स, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं एंड क्लाइंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम उसमें होते हैं। उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल में डॉक्यूमेंट का जो रेफरेंस नंबर होता है, रिवीजन नंबर्स होते हैं, किसने डेवलप किया, किसने रिव्यू किया, अप्रूवल दिया, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको कंपनी के डिटेल्स, उसके लोकेशन, मैन पावर, उसके एक्टिविटीज़, ये सारा इसके अंदर स्कोप ऑफ वर्क्स डालना होता है। उसके बाद आता है कंपनी OHS पॉलिसी जो कि टॉप मैनेजमेंट के द्वारा साइन की जाती है और
डेवलप की जाती है एज ए कमिटमेंट, रिटन कमिटमेंट स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी। उसके बाद OHS रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी होती है, जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक डिस्क्रिप्शन होता है कि व्हाट आर देयर हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस एंड हाउ दे हैव टू वर्क सेफली। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के अंदर जो है कि रिपोर्टिंग प्रोसीजर को डिस्क्राइब किया जाता है। इसके अंदर फ्रंट लाइन सुपरवाइज़र, मैनेजर, लाइन मैनेजर, वर्कर्स, टेक्नीशियन सब इंक्लूड होते हैं। रिपोर्टिंग प्रोसीजर के हायरार्की को डिस्क्राइब किया जाता है। उसके बाद है लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बाउंडेशंस क्या हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस क्या हैं जो कि एप्लीकेबल हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद है ट्रेनिंग्स एंड अवेयरनेस। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस के अंदर ट्रेनिंग की फ्रीक्वेंसी, उसके शेड्यूल्स एंड किस टाइप की ट्रेनिंग, इंटरनल, एक्सटर्नल और टूल बॉक्स, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर द प्रोसेस फॉर मैनेजिंग द रिस्क ऑन साइट, उसके अंदर रिस्क असेसमेंट और जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल मेजर्स, ये सारे इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है नियर मिस एक्सीडेंट्स रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। रिपोर्टिंग प्रोसीजर जो होते हैं एक्सीडेंट्स के, इन्वेस्टिगेशन के, वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शन ऑडिट्स। सो मॉनिटरिंग के क्या फ्रीक्वेंसी होगी, इंस्पेक्शंस कैसे किए जाएंगे, इंस्पेक्शन किस किस टाइप के होंगे, ऑडिट किस टाइप के होंगे एंड क्या फ्रीक्वेंसी होंगी, वो इंक्लूड होते हैं। उसके बाद आता है सब कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर मैनेजमेंट सिस्टम। जो सब कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टर आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए क्या प्रोसीजर डेवलप होगा और किस तरीके से वो कंप्लाई करेंगे, जो रूल्स सेट स्टैंडर्ड होगा उसको। उसके बाद आता है साइट सिक्योरिटी प्लान एंड एक्सेस कंट्रोल। साइट सिक्योरिटी प्लान के अंदर आपने सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट हैं उसको डिस्क्राइब करने होते हैं, कैसे एक्सेस को कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आता है नॉन कन्फॉर्मेंस, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन सिस्टम, सेफ्टी कमिटी प्रोविजन एंड अरेंजमेंट, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटीज़। सो एट द एंड में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्टिविटीज़, जिसके अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे इंक्लूड किए जाते हैं जो प्रोजेक्ट से और कंपनी से रिलेटेड हैं, जो कवर करते हैं सारे कंपनीज के स्कोप ऑफ वर्क को। चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेल मी सम ऑफ द प्लान दैट रिक्वायर्ड्स ऑन प्रोजेक्ट अदर दैन HSC प्लान। सो HSC प्लान के अलावा और कौन से प्लान हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं? तो बहुत सारे प्लान हैं जो कि सेफ्टी प्लान के अलावा भी साइट पे और प्रोजेक्ट पे और कंपनी पे रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, लॉजिस्टिक प्लान, वेलफेयर मैनेजमेंट प्लान, लिफ्टिंग ऑपरेशन प्लान, हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान। इस तरह के बहुत सारे प्लान्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, डिपेंड्स ऑन योर स्कोप एंड नेचर ऑफ द वर्क एक्टिविटी। चलिए तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट इज एन OHS HSC पॉलिसी? सेफ्टी पॉलिसी क्या है? सो इसका आंसर है एन OHS पॉलिसी स्टेटमेंट इज द रिटन कमिटमेंट ऑफ द कंपनी इज इन इंश्योरिंग द ओवरऑल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ इट्स वर्कफोर्स व्हाइल मेंटेनिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एग्जीक्यूटिव्स। तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो एक रिटन कमिटमेंट है कंपनी के द्वारा दिया गया और टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, कि जिसके अंदर ये इंश्योर होता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली मैनेज करेंगे और एक स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी इस्टेब्लिश करेंगे जिसमें वर्कर्स सेफ तरीके से काम करें, सेफ इन्वायरमेंट में काम करें, प्रॉपर्टी डैमेज ना हो, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे एम्प्लॉयज़ एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में एंड लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द मोस्ट डेंजरस हजार्डस रिस्की एक्टिविटीज़ इन कंस्ट्रक्शन साइट? कंस्ट्रक्शन साइट में सबसे डेंजरस और रिस्की एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं? तो इसका आंसर्स देने के लिए ये ज़रूरी है कि नेचर ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क को देखा जाए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो किस लेवल की रिस्क को अडॉप्ट करती है, उसको कवर करती है, वो देखा जाए। इसका आंसर होगा द डेंजर इन द कंस्ट्रक्शन आर हेवली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क दैट इज बीइंग कैरिड आउट। मोस्ट ऑफ द रिस्क एंड हजार्ड्स फ्रॉम वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स आर वर्किंग एट हाइट। वर्क एट हाइट इज सबसे हाई रिस्क एक्टिविटीज एंड मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ fatal injury. Fatal injury means death and has become a daily risk for the construction workers.
Okay, working at height including working on roof, using vertical ladders, working on a wind turbine, working on a scaffolding, using of MEWP and working on a level of office. So इस तरीके के वर्किंग एट हाइट जहाँ से गिरने का खतरा और वो जो प्रोटेक्टेड ना हो, उसमें ये बहुत ही हाई रिस्क एक्टिविटीज़, उसमें जान जाने का खतरा होता है और सीरियस इंजरी होने का खतरा होता है। उसके बाद आता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स एंड व्हीकल्स। सो जो मूवमेंट ऑफ ट्रक्स, टिपर ट्रक्स, फोर्कलिफ्ट्स, व्हील लोडर, फ्रंट व्हील लोडर, ट्रक, कार, एक्सकवेटर, ये सारे जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, मूवमेंट करते हैं जो वर्किंग एरिया में, इसकी बहुत सीरियस रिस्क पोज करते हैं। इसमें अक्सर वर्कर की जान जाती है, जो भी दो मशीनों के बीच में आ जाते हैं या किसी मशीन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं या उससे हिट हो जाते हैं तो अक्सर जान जाती है, सीरियस इंजरी होती है। तो ये मोस्ट डेंजरस एंड रिस्की एक्टिविटीज़ हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे। उसके बाद आता है लिफ्टिंग ऑपरेशन, बोथ मैनुअल एंड मैकेनिकल लिफ्टिंग ऑपरेशन कॉजिंग सीरियस इंजरी ऑन फैटिलिटी एट द वर्क साइट इफ इट्स नॉट मैनेज प्रॉपरली। सो लिफ्टिंग ऑपरेशन जैसे कि आपको मालूम है कि अगर क्रेन प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल ना हो और उसके लोड कैलकुलेशन बराबर ना हो तो अक्सर ये देखा गया है कि लोड या तो फॉल हो जाता है हाइट से, जिससे कि सीरियस इंजरी होती है और डेथ हो जाता है, या तो फिर क्रेन कोलैप्स हो जाती है। तो ऐसा सिचुएशन में ये क्या है कि एक वेरी हाई रिस्क पोज करता है वर्कर्स एंड कंपनीज के लिए। उसके बाद आता है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस में ये है कि वर्किंग इन कन्फाइंड स्पेस कैन क्रिएट अ रिस्क ऑफ डेथ ऑफ सीरियस इंजरीज। दिस कुड be from exposure to the hazardous substances and dangerous conditions such as the lack of oxygen or buildup of water। किसी भी कन्फाइंड स्पेस में काम करना बहुत ही रिस्की है, जिसमें कि डेथ और सीरियस इंजरी होने के चांसेस है। और वैसे कन्फाइंड स्पेस जहाँ पर hazardous substances और dangerous condition exist होती है, जैसे कि lack of oxygen है और accumulation of hydrogen sulfide और CO2 gases है, तो वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन कंसिडर किया जाता है। उसके बाद आता है एक्सकवेशन और ट्रेंचेस। वर्किंग इन ट्रेंचेस एंड एक्सकवेशन इज hazardous to both the workers who work inside them and और वर्क ऑन सरफेस। तो उसके बाद है एक्सकवेशन के अंदर और ट्रेंचेस के अंदर काम करना। अगर एक्सकवेशन ट्रेंच प्रॉपर प्रोटेक्टेड नहीं है, उसकी बेंचिंग, उसकी शोरिंग या स्लोपिंग नहीं की गई है, तो इसके अंदर क्या होता है कि वर्कर जो है कोलैप्स करने की, एक्सकवेशन कोलैप्स करने की वजह से वो उसके अंदर दब जाते हैं और डेथ होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है व्हाट इज वर्क परमिट सिस्टम। वर्क परमिट सिस्टम क्या है? सो वर्क परमिट सिस्टम इज अ फॉर्मल रिकॉर्डेड प्रोसेस used to control high risk activities. It is also a means of communication between site management, supervisor, operator and those who carry out the hazardous work. वर्क परमिट सिस्टम जो है वो एक फॉर्मल रिकॉर्डेड रिटन प्रोसीजर है और प्रोसेस है जो कि हाई रिस्क एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसको एक कम्युनिकेशन मेथड भी की तरह भी यूज़ करते हैं, जिससे कि वर्क परमिट जब लेते हैं तो साइट मैनेजमेंट, सुपरवाइज़र, ऑपरेटर और जो भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं या जो उससे अफेक्टेड होते हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि कंट्रोल मेजर्स जो है वो साइट पे लिया गया है वर्क परमिट के थ्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क परमिट बीइंग यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कितने तरह के वर्क परमिट होते हैं और यूज़ किए जाते हैं? तो नॉर्मली बहुत तरह के वर्क परमिट हैं, जिनमें कि हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, वर्किंग हाइट परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, एक्सकवेशन वर्क परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्क परमिट के। और इसके अलावा ये बहुत सारी जो वर्क परमिट्स है डिपेंड्स करती हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के एंड ऑर्गेनाइजेशन के वो यूज़ की जाती हैं। इसके बाद है व्हाट इज एन एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या है? एक्सकवेशन वर्क जनरली मीन्स वर्क इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ सॉइल और रॉक फ्रॉम अ साइट टू फॉर्म एन ओपन फेस होल और cavity using tools और machineries। एक्सकवेशन वर्क जनरली उसको कहते हैं जिसमें सॉइल और रॉक को रिमूव किया जाता है, जिससे कि रॉड में होल और कैविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं एक्सकवेशन। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हजार्ड्स इन्वॉल्व इन एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन के वर्क में क्या हजार्ड्स एंड रिस्क इन्वॉल्व हैं? इसका आंसर है वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सकवेशन हजार्ड्स arise at the construction site. Cave-ins and collapse are the greatest risk in excavation. Other hazards include asphyxiations due to the lack of oxygen, inhalation of toxic material, fire, excavated soil, and equipment falling on worker, moving machinery near to the edge of excavation can cause the collapse, falling, trip and fall injuries. The accidental severing of underground utilities line, power lines, material handling hazards. ये सारे hazards
जो हैं रिलेटेड हैं एक्सकेवेशन वर्क्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन? ट्रेंचिंग एंड एक्सकेवेशन के बीच में डिफरेंस क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक्सकेवेशन है और ये ट्रेंचिंग है? इसका आंसर है एन एक्सकेवेशन इज अ होल इन द ग्राउंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूविंग मटेरियल। अ ट्रेंच इज एन एक्सकेवेशन इन विच द डेप्थ एक्सीड इज बिगर देन द विड्थ। सो एक्सकेवेशन सिंपल एक्सकेवेशन होता है जिसमें डेप्थ एंड विड्थ जो है नॉर्मली वो बराबर होते हैं या तो फिर विड्थ ज़्यादा होती है। अगर किसी भी एक्सकेवेशन का डेप्थ उसके विड्थ से ज़्यादा है तो फिर उसे ट्रेंच कहते हैं एंड वो भी अप टू 15 मीटर तक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है what are the precautions required for safe excavation? Safe excavation के लिए precautions क्या क्या लेने चाहिए? So answers है precautionary measures for safe excavation are as follows. First of all, take the actions to prevent collapsing by supporting the sides by either battering them or supporting them with sheets, sloping, benching, shoring and trenching. सबसे पहले क्या है कि excavation जब भी आप करें तो उसके प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके प्रोटेक्शन के लिए जो मेथड है उसको कहते हैं स्लोपिंग, बेंचिंग, शोरिंग एंड ट्रेंच फिलिंग। इसके द्वारा उसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि केविंग होने से बचता है और जान जाना या सीरियस इंजरीज के खतरे को कम किया जाता है। उसके बाद है मटेरियल फ्रॉम द एक्सकेवेटर। एक्सकेवेशन शुड बी स्टोर एट द सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सकेवेशन। दिस विल हेल्प रिड्यूस द रिस्क देम फॉलिंग इनटू द पीपल। सो मटेरियल जो भी एक्सकेवेटर मटेरियल है वो एक्सकेवेशन के एज से दूर होना चाहिए, मिनिमम 1 मीटर, उससे ज़्यादा दूर रखें तो बेहतर है। उसके बाद है एडिंग बैरियर टू द एक्सकेवेशन इज एन एसेंशियल प्रिकॉशन टू अवॉइड पीपल फॉलिंग इनटू द एक्सकेवेशन। सो बैरियर के द्वारा उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करना एक्सकेवेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि इक्विपमेंट और पीपल और वर्कर को फॉल होने से, एक्सकेवेशन के अंदर गिरने से बचाया जा सके। And then it is safer if the vehicle are kept completely out of the excavation area, but if required, the use of barrier and the stop blocks should help mitigate that danger. Vehicle movement, equipment movement को completely excavated area से दूर रखना चाहिए। अगर वो मुमकिन नहीं है तो आप उसको properly barricade करें और एक demarcation provide करें ताकि इक्विपमेंट एक्सकेवेशन एज के नज़दीक ना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केबल और पाइप एंड सर्विस प्लान शुड बी यूज टू इंश्योर दैट अंडरग्राउंड services are known so they can be marked on the ground or ideally the area avoided entirely. तो एक्सकेवेशन के पहले ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी केबल पाइप सर्विसेज हैं उसका एक प्लान डेवलप किया जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, मार्क किया जाए, लोकेट किया जाए ताकि उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। उसके बाद है कि around the area where there are underground services mechanical equipment should be avoided and instead use spades and showers. जहाँ पे भी नॉन सर्विस पता चल जाए कि वो अंडरग्राउंड है, सर्विस से बरिड है, वहाँ पे मैकेनिकल इक्विपमेंट जैसे कि शावल, बैकहो लोडर, एक्सकेवेटर नहीं यूज़ करें। उसकी जगह मैनुअल एक्सकेवेशन जैसे कि स्पेड्स एंड हैंड शावल्स को इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद है इंस्टॉल सेफ एक्सेस एंड एग्रेस पॉइंट। सेफ एक्सेस एग्रेस पॉइंट प्रोवाइड करें। साइन कम्पिटेंट पर्सन जो एक्सकेवेशन का नॉलेज रखता हो उसको असाइन करें। इंस्टॉल प्रॉपर सेफ्टी साइनेजेस एट द एंड, प्रॉपर एरिया को बैरिकेड करके साइनेजेस लगा दें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या है? सो इसका आंसर होगा इन ऑर्डर फॉर अ वर्क एरिया टू बी डिफाइंड एज अ कन्फाइंड स्पेस इट मस्ट मीट ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। किसी भी कन्फाइंड स्पेस को आइडेंटिफाई करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें 3 क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। 3 क्राइटेरिया में पहला है लिमिटेड ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट। जो एंट्री एंड एग्जिट है उसके लिमिटेड ओपनिंग में, जैसे कि मैन होल में एक मैन होल चैम्बर होता है तो उस पर कवर होता है जहाँ से लिमिटेड एंट्री एग्जिट होती है। उसके बाद है द स्पेस इज़ नॉट इंटेंडेड फॉर कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी। वो जो जगह है वो कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे स्टे करने के लिए नहीं बनाई गई हो। तीसरा पॉइंट है द स्पेस इज़ लार्ज इनफ फॉर पर्सन टू एंटर एंड कंडक्ट द वर्क। जो एरिया है वो एक इनफ साइज की होनी चाहिए ताकि वहाँ पे इंटर करके काम किया जा सके। ये तीनों क्राइटेरिया मिलने के बाद उस एरिया को कहते हैं कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस इज वन विच इज बोथ इनक्लोज और लार्जली इनक्लोज एंड विच हैज आल्सो a reasonably foreseeable risk to workers of fire, explosion, loss of consciousness, asphyxiation or drowning. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है गिव सम एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस सम एग्जांपल्स दें। कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल इंक्लूड्स बट आर नॉट लिमिटेड टू द टैंक, वेसल्स, silos, storage bins,
hoppers, vaults, pits, manholes, tunnels, equipment housing, ductwork, pipeline, trenches, excavations, etc. Question number 17. What are the hazards in confined space? Confined space में hazards क्या हैं? तो confined space के hazards हैं oxygen deficiency or enrichment, presence of toxic or flammable gases, chemical hazards, fire hazards, fall of material, fall hazards, electrocution, dust, sound, heat or cold, caught in between moving part of the equipment and environment. Move करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 18. What is hot work? And give some example of hot work. Hot work क्या है उसके example दें. Hot work, any work activity involves or produce a source of ignition such as welding, cutting, burning, brazing, soldering, grinding, using fire or spark producing tools is considered as or called a hot work. Question number 19. It's very important question. So what's your process for responding to a non-compliant worker? ऐसे वर्कर्स जो कंप्लाई नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, जो सेफ्टी की बात को नहीं मानते, उनसे आप कैसे डील करेंगे, उनसे कैसे आप उसको कैसे आप कंट्रोल करेंगे? इसका आंसर होगा whenever I encounter pushback from a worker on site about the safety measures, I will remove them from the work site and hold a meeting to discuss their actions. I only allow worker to return to the site once they show an understanding of why the safety measures is so important and a commitment to following it. This protects the safety of the other workers on the site and give the non-compliant workers a chance to correct their behavior. So जब भी आपको इस तरह का सिचुएशन, वर्कर को आप साइट से रिमूव करें, उसको होल्ड करें, सस्पेंड करें कुछ टाइम के लिए, देन एक मीटिंग कंडक्ट करें, उसके अंदर आप ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस कैंपेन करें, उनको इन्फॉर्म करें कि ये सेफ्टी मेजर्स लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या बेनिफिट्स हैं, इससे क्या नुकसान है, अगर इसको कंप्लाई नहीं किया जाए तो उससे क्या क्या जो है वो उसके नुकसान हो सकते हैं। एंड उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के बाद वर्कर को दोबारा चांस दें ताकि वो कंप्लाई कर सके और दूसरे वर्कर जो हैं वो उससे एक लेसन लर्न ले सकें। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू ए पोटेंशियल डेंजरस सिचुएशन? आप कैसे एक डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, क्या रिस्पॉन्स होगा आप? तो इसका आंसर है एनी टाइम आई ऑब्जर्व अ पोटेंशियल हजार्ड्स आई स्टॉप द वर्क इन दैट एरिया, देन आई कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज एंड रिमूव द हजार्ड्स. Once I am confident that the area is secure, I allow my team to continue work, but ask that they look out for the potential danger. कभी भी आपको कोई एक डेंजरस सिचुएशन इनकाउंटर जो आपको इंस्पेक्शन के दौरान मिले, तो पहला आपका एक्शन होगा कि आप वर्क को स्टॉप करें उस एरिया में. इमीडिएटली स्टॉप द वर्क इन दैट एरिया, कॉल एन इन्वेस्टिगेशन, take an investigation and take the necessary measures to minimize and remove the hazard. उस एरिया को properly isolate करें, उसको मिनिमाइज करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए proper actions लें. जब आप देख लें कि एरिया सेफ एंड सिक्योर हो गया है, देन दोबारा काम करने के लिए परमिशन दें एंड इसको इन्फॉर्म करें हर किसी को कि वो इस तरह के सिचुएशन के लिए अलर्ट रहे और इन्फॉर्म करें. तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन आंसर सेशन कि जिसमें इम्पोर्टेंट कुछ टफेस्ट क्वेश्चन एंड कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बताया गया. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. थैंक्स फॉर वाचिंग. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक करें. फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. थैंक यू.